हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सियासी माहौल बनाने वाला वर्ष 2023। हम इसमें पड़ताल करेंगे वीडियो में कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन पार्टी कमज़ोर पिच पर खेल रही है। दोस्तों, इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अभी फरवरी मार्च में पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव होंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव होंगे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भले ही उत्तर भारत के लोग मकर संक्रांति और लोहड़ी के दिन पकने वाली खिचड़ी और रेवड़ी की तैयारियों में लगे हों, लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अंदर अंदर सियासी खिचड़ी तो कब से पकने लगी है। इसका संकेत वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहते हुए दे दिया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा की रणनीति 3 बड़े कार्यक्रमों पर आधारित होगी। पहला, नए संसद भवन का उद्घाटन, जो अप्रैल 2023 में होने वाला है। दूसरा, G20 का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। 9 से 10 सितंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन से पहले देश भर में अलग अलग मुद्दों को लेकर 200 भव्य कार्यक्रम होंगे। दुनिया भर के नेता शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत आएंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे जनमत बनाने में भाजपा को बहुत मदद मिलेगी। और तीसरा है राम मंदिर, जिसकी राजनीति ने भाजपा की हमेशा मदद की है। दोस्तों, इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। अभी फरवरी मार्च में पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव होंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव होंगे, जो मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से जैसी खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। अगर कांग्रेस अंतिम क्षण की लड़ाई में मात ना खा जाए या आपसी झगड़ों में उलझकर ना रह जाए, तो पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए यह अच्छी संभावनाएं हैं। इससे कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है और लोग मानकर चल रहे हैं कि वहां पर इस बार भाजपा सत्ता में आएगी। इसके 3 कारण हैं: सत्ता विरोधी रुझान, कांग्रेस का अंतर्कलह और हर बार सत्ता बदलने की परंपरा। एक और बहुत बड़ा कारण है, वह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। पाठकों को याद होगा कि उदयपुर में कन्हैयालाल और दर्जी की 2 मुस्लिमों ने हत्या कर दी थी। उसी दिन कई लोगों ने कह दिया था कि अगले विधानसभा चुनाव का नतीजा तय हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। कहीं न कहीं अब भी लोगों में कांग्रेस के प्रति इस बात को लेकर सहानुभूति है कि पिछली बार चुनाव जीतने के बावजूद भाजपा ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया था। दूसरी तरफ, यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत जाते हैं तो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस पस्त नहीं है, इसलिए वह अच्छी टक्कर होगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस लड़ाई के मैदान में कहीं नहीं है। वहाँ मुख्य लड़ाई केसीआर की पार्टी और भाजपा के बीच है। बेशक वहाँ भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उसे लंबी छलांग लगानी होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा है। केसीआर ने जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय नाम दिया है, वह सिर्फ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जताने के लिए नहीं, बल्कि तेलुगु गौरव को जगाने के लिए नेशनल कार्ड खेला है, ताकि तेलंगाना उनके पाले में ही रहे। अगर भाजपा को इन राज्य विधानसभा चुनावों में नुकसान होता है, तो वो चाहेगी कि G20 अध्यक्षता के माध्यम से इस तरह का माहौल बनाए कि उसकी भरपाई हो जाए। भाजपा मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, विश्वगुरु, दुनिया में हिंदुस्तान की जगह, भविष्य के नए भारत की छवि आदि को लेकर माहौल बनाएगी। इसके अलावा भाजपा OBC कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकती है। OBC उपश्रेणी को लेकर जी रोहिणी कमीशन का फैसला इस साल आएगा। अगर इस आयोग का ये फैसला आता है कि अत्यंत पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी OBC आरक्षण में बढ़ाई जाए, तो भाजपा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन छोटी छोटी जातियों में भाजपा की पकड़ ज़्यादा है। दोस्तों, जहाँ तक विपक्षी रणनीति की बात है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक अच्छी भावना बनी है, लेकिन चुनाव में इसका असर कितना होगा, इस बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता।
कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है और जिन राज्यों में उसके लिए संभावनाएं हैं वहां अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि पुराना जनता दल पुनर्जीवित हो जाए, जो विपक्षी एकता की धुरी हो। जैसे 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल बनाया था, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं, जिसमें क्षेत्रीय दल भी साथ जुड़ जाएं, तो फिर विपक्षी एकता का एक स्वरूप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। इस संबंध में नीतीश कुमार की बात राष्ट्रीय जनता दल INLD और जनता दल S से हो चुकी है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, नीतीश की रणनीति सबसे आखिर में कांग्रेस से बात करने की है। जहां तक विपक्ष के चेहरे की बात है तो यह अभी तय नहीं हुआ है। चेहरे पर सहमति बन पाना चुनाव से पहले मुश्किल होगा। बेशक नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा स्वीकार्य चेहरे होंगे, लेकिन विपक्ष के पास आज ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो चुनाव में मोदी को टक्कर दे सके। भाजपा के खिलाफ हर निर्वाचन क्षेत्र में विपक्ष यदि अपना एक जॉइंट कैंडिडेट उतारे तो खेल पलट सकता है। इसकी चर्चा अभी विपक्षी खेमे में चल रही है। वर्ष 2019 में जब मोदी लोकप्रियता के चरम पर थे, तब भी 60% वोट विपक्ष के पास था। हालांकि अभी जल्दबाजी है, लेकिन अगर विपक्ष भाजपा को 220 से 230 सीटों तक सीमित कर दे, यानी उसकी 60 से 70 सीटें कम कर दे, तो खेल बदल जाएगा। और अगर कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंच गई तो न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही तक सभी संस्थानों को बहुत बड़ा संकेत जाएगा। कुल मिलाकर वर्ष 2023 भारत की राजनीति के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसी वर्ष आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र माहौल तैयार होगा। दोस्तों, भाजपा की रणनीति लगभग तय है, पर विपक्षी रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह किस दमखम, मजबूती और एकजुटता के साथ भाजपा का मुकाबला करता है। जमीनी स्तर पर विपक्ष को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।